सजना जलवा तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा। आप देख रहे हैं यूपी आज तक की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आप मेरे साथ। जैसे कि 2022 के चुनाव वाले हैं, मैं हर राजनीतिक पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मैं मुलाकात कर रही हूँ और यूपी आज तक की हर जिले स्तर या प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर की टीम जा करके मुलाकात करते हैं। तो आज मैं लखनऊ हजरतगंज में आई हूँ। यहाँ पर राष्ट्रीय लोक दल ये कार्यालय है और मैं सुरेंद्रनाथ त्रिवेदी जी से बात करती हूँ, वो प्रदेश प्रवक्ता है। देखते हैं 2022 का चुनाव क्या और कैसा रहेगा। सर आपका नाम क्या है? सुरेंद्रनाथ त्रिवेदी। अच्छा, आप किस पद पर है सर? प्रदेश प्रवक्ता। 2022 के चुनाव आने वाले हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? 2022 के चुनाव अप्रत्याशित होंगे और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने यहाँ से गायब हो जाएगी। इनको 100 सीटों के अंदर सिमटना पड़ेगा और विपक्षी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, अन्य साथी दल जो छोटे दल है साथ में सब मिलकर के सरकार बनाएगी और वो शासन किसानों का शासन होगा, मजदूरों का शासन होगा, छात्रों और बेरोजगारों का शासन होगा और कुल मिलाकर के आम जनता का शासन। सर हमने आपके मुताबिक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री ही रहे हैं, तो उस समय और आज की जो सरकार नेतृत्व कर रही है, इनमें दोनों में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर एक ही है कि चौधरी साहब कहा करते थे कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। अरे भाई, तुमने अगर कुछ किसानों को नहीं समझा पाया तो इसमें गलती हमारी कहाँ है? इसमें गलती तो आपकी की है कि आप जबरदस्ती बिना वोटिंग के जबरदस्ती बिल पास करा रहे हो राज्यसभा और लोकसभा से और जल्दबाजी में दौड़ करके आप राष्ट्रपति के दस्तखत भी करा लेते हो। क्या उनको समाप्ति करने का अध्यादेश नहीं ला सकते थे? राष्ट्रपति की तरफ से अध्यादेश जारी कर देते। आज क्यों शक की भावना रखी गई जो किसान ये कहने में मजबूर हुआ कि हम घर नहीं वापस जाएंगे जब तक संसद में पूरी प्रक्रिया के साथ बिल वापस नहीं होगी? तो जाहिर है कि देश के प्रधानमंत्री का विश्वास जनता से उठ चुका है। वो किसी काबिल नहीं है वो माफी मांगे या कुछ भी करे, वो इस लायक चेहरा नहीं बचा है कि जनता के सामने आंख मिला के बात करे। सर आप देश के बुजुर्ग हैं, पार्टी का भी नेतृत्व करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। मेरे हिसाब से जैसे कि संविधान की बात आती है, जो संविधान के अंदर जाते हैं, जैसे माननीय मुलायम सिंह जी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं और भी महिलाएं जाती हैं, जैसे कि हमारे विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण नहीं है महिलाओं को, है ना। लेकिन ग्राम पंचायत में जो होता है इनमें है, लेकिन इसमें जो राजनीतिक चुनाव होते हैं इनमें महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं होने दिया जाते हैं? चुन चुन कर ऐसा क्यों? देखिए, अभी तक की स्थिति ये रही है जिसमें राष्ट्रीय लोकदल शामिल नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल ने सम्मान किया है, महिलाओं को टिकट दिया है, महिलाओं को अधिक से अधिक सीटें दिलवाने का भी प्रयास किया, जबकि अन्य जो पार्टियां हैं उनकी कथनी और करनी में फर्क। वो वोट लेने के नाम पर तो कभी अब तक एक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अन्य पार्टियों की तरफ से नहीं। सर जी जैसे हमारे 226 अनुच्छेद में अवैध आचरण वाले लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने चाहिए, जिनके 2, 4, 5 मुकदमे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ जो योगी जी हैं, आदित्य योगी, इनके भी 15, 13, 14 मुकदमे हैं। ये भी मुख्यमंत्री बने हुए, तो संविधान का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है, इग्नोर हो रहा है। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, यहाँ से और दिल्ली तक अगर ये देखा जाए कि 40% लोग अपराधी हैं जो संसद और विधानसभाओं में बैठे। इसमें सबसे बड़ी ढिलाई हम चुनाव आयोग की कहेंगे। चुनाव आयोग को सख्ती के साथ रोक लगानी चाहिए। किसी प्रकार की प्लीडिंग सुनने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग का संवैधानिक स्तर
अन्य संस्थाओं से बड़ा होता है। चुनाव के समय केवल उसकी चलनी चाहिए और उस ऐसा नहीं होता है। तो चुनाव आयोग देश के नेताओं के हाथों खेलता है और जिसकी वजह से ये सब देखने को मिल रहा है कि अपराधी संसद में बैठे। चलो ठीक। जैसे कि नोटबंदी हुई है, राष्ट्रपति मालूम नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री की जो आदेश भी है संविधान के मुताबिक कि ये नोटबंदी बना सके, लेकिन राष्ट्रपति की आदेश है लेकिन बदल कर रहा है। मतलब प्रधानमंत्री, ये तो गलत है, इसमें क्या बोलेंगे आप? जब राष्ट्रपति के अंदर एक बात की भावना हो जाती है कि वो प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया एक व्यक्तित्व है, जबकि वास्तविकता ये होनी चाहिए कि उसे अपनी शक्तियां देखनी चाहिए। किसके द्वारा चुनाव हुआ है इस पर दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि हम ऐसी शख्सियत थे कि हमें राष्ट्रपति बनाया गया और अगर हम अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल, जिनमें आपातकालीन शक्तियां भी हैं और संवैधानिक शक्तियां हैं, जब तक इस्तेमाल राष्ट्रपति पद की गरिमा को कम करेगा। सर जी, मेरा एक और प्रश्न होता है, जैसे कि यूपीआई चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे संविधान के लिए कि संविधान पढ़े और राजनीति नीतियां जाने और संविधान पढ़ के ही राजनीति करें? इस पे आप क्या कहेंगे कि जैसी रोज जो राजनीति आ रही है उस हिसाब से राजनीति चलेगी, क्या कहेंगे? आज का युवा बेरोजगारी से इतना ग्रस्त है कि उसके पास संविधान पढ़ने की फुर्सत नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं के अंदर एक चीज की सीख और समझ हो जानी चाहिए कि जो हमारा अधिकार है उसका दूसरा पहलू हमारे कर्तव्य के रूप में बदल जाता है। जब युवा इस बात का पालन करेगा कि जो हमारे अधिकार है वही हमारे कर्तव्य भी है, यदि हमें सड़क पर चलने का अधिकार है तो और लोगों को भी चलने दें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो देश में युवा वर्ग के अंदर जो कहना चाहिए कि विभिन्न प्रकार की नई नई चीजें डेवलप होती हैं, विद्वेष की तरफ युवा भागने लगता है, उसका स्वरूप विद्रूप होने लगता है, तो उसमें कमी आ जाएगी और निश्चित रूप से एक नया प्रदेश और नया भारत तभी निर्माण होगा। ऐसे दूसरा कोई रास्ता नहीं। अच्छा सर जी, जो अपने प्रधान चौधरी चरण सिंह जी थे, ये किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे और पहले जब देश स्वतंत्र हुआ था तो कौन सी राष्ट्रीय पार्टी थी सर जी? जब देश स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले एक अखिल भारतीय कांग्रेस थी जिसके संस्थापक अंग्रेज थे जिनका नाम था AOU, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो पार्टियां बनी, कांग्रेस हुई, उसमें जनसंघ भी बनी और यही पार्टियां मुख्य थी। और चौधरी साहब शुरू में तो कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस की कुछ बातें उनको समझ नहीं आई और अपना विटल करके अपनी पार्टी का गठन किया और लोकदल के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने शपथ ली। चलो ठीक है। ठीक है सर जी, आपको धन्यवाद और राष्ट्रीय लोक दल की पूरी टीम को, यूपीआई दल की टीम की तरफ से धन्यवाद।